हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं भगवान शिव की कृपा से आप सभी लोग अच्छे हों। काल भी तुम, महाकाल भी तुम, लोक भी तुम, त्रिलोक भी तुम, सत्य भी तुम, सुंदर भी तुम, सत्यम शिवम सुंदरम। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों, आज की हम मास्टर प्रैक्टिस सेट क्लास में पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चंस जिनको आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से इनका अभ्यास करना है, एक्सरसाइज करना है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राइबोसोम के क्या कार्य होते हैं। तो बच्चों बता दें कि जो राइबोसोम होता है, ये इसका कार्य होता है कोशिका के अंदर महत्वपूर्ण प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या कार्य होता है? कोशिका जो होती है, सेल्स, उनके अंदर महत्वपूर्ण प्रोटीन का क्या करना, संश्लेषण करना। मतलब प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। तो बच्चों बता दें कि ऐसे जो पुरुष लिंग होता है उसकी 3 सहायक ग्रंथियां होती हैं। एक तो होती है वीर्यपुटिका होती है। क्या होती है? वीर्यपुटिका। क्या होती है? वीर्यपुटिका। दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। अगर हम बात करें मनुष्य के शरीर में टोटल जो सहायक ग्रंथियां होती हैं वो 600 पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं? 600 ग्रंथियां पाई जाती हैं। उनमें से वीर्यपुटिका है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, एक होती है बल्बोरेथ्रल ग्रंथि। कौन थी वो? बल्बोरेथ्रल ग्रंथि। तो अगर एग्जाम में तुम्हारे पूछा जाता है कि पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियां बताना है, तो पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? वीर्यपुटिका होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और बल्बोरेथ्रल ग्रंथि होती है, जो कि जन्म की क्रिया में क्या होती है? सहायक होती है। आगे हम समझते हैं बच्चों, कह रहा है कि स्त्री केसर के 3 अंगों का वर्णन करना है। तो स्त्री केसर क्या होता है? ये एक मादा जननांग होता है। क्या होता है स्त्री केसर में? क्या कहेंगे कि स्त्री केसर जो है ये क्या है? एक मादा जननांग है। और कह रहा है कि इसके कितने भाग होते हैं। तो स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं बता दें बच्चों। तो इसके 3 भाग होते हैं। कितने भागों में बटा होता है स्त्री केसर? 3 भागों में। पिस्टल जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा को क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी। ठीक, इसको क्या करना है? अच्छे तरीके से बनाना है। और ऐसे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि स्त्री केसर की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए और इसके भागों को समझाइए। आगे कह रहा है कि स्टाइल क्या होती है? तो स्टाइल को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें, तीसरा पार्ट क्या होता है? अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। तो क्या होता है? वर्तिका और अंडाशय, ये 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा क्या होता है? स्त्री केसर वर्तिका के बारे में क्या लिखेंगे कि स्त्री केसर का जो ऊपरी वाला भाग होता है, जो परागकणों को क्या करता है? ग्रहण करता है। यही क्या करता है? ये पार्ट परागकणों को ग्रहण करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहा जाता है, वर्तिकाग्र कहा जाता है। जो बत्ती के समान तुमको ये संरचना दिखाई दे रही है, ठीक, धागे के समान, इसे क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और जो वर्तिका का निचला फूला हुआ भाग होता है, दिख रहा है ये फूला हुआ भाग, तो इसे हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहा जाता है, ओवरी कहा जाता है। क्या कहता है? ठीक, ओवरी कहा जाता है। इसी के अंदर ऐसे क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल क्या होते हैं? ओव्यूल, अंड ऐसे होते हैं। आगे समझते हैं। आगे ऐसे बच्चों बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं? इनके क्या कार्य होते हैं प्रतिबंधन एंजाइम के? तो बच्चों बता दें कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं? यह एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं प्रतिबंधन एंजाइम? तो क्या कहेंगे? यह एक प्रकार के प्रोटीन है जो डीएनए अणु के आकार को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। तो प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में क्या लिखेंगे कि जो प्रतिबंधन एंजाइम है ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो डीएनए अणु का जो आकार होता है उसको क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं।
फिर कह रहा है कि इनके कार्य क्या होते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें क्या लिखने वाले हैं हम लोग कि प्रतिबंधित जो एंजाइम होते हैं उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो ये डीएनए की जो लंबाई होती है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। डीएनए की लंबाई को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और इनका क्या कार्य होता है, ये डीएनए को विशिष्ट स्थान पर क्या करते हैं, काटते हैं। क्या करते हैं, डीएनए को विशिष्ट स्थान से क्या करते हैं, रेस्ट्रिकेशन एंजाइम की सहायता से इसको काटते हैं। फिर इसका और भी क्या कार्य होता है, डीएनए के क्रम को क्या होता है, ये पहचानता है। क्या करता है, डीएनए के क्रम को पहचानता है। यह जीनी अभियांत्रिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, प्रतिबंधन एंजाइम। कौन, प्रतिबंधन एंजाइम। तो क्या हमने बताया कि ये डीएनए की लंबाई को बढ़ाता है, ये डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटता है, और क्या करता है, ये डीएनए के क्रम को पहचानता है, और ये जीनी अभियांत्रिकी में क्या होता है, महत्वपूर्ण सहायता निभाता है। तो बच्चों इसको कैसे प्राप्त किया गया था, किस जीवाणु से प्राप्त किया गया था, इसको सन 1963 ईस्वी में। कब, सन 1963 ईस्वी में ई कोलाई, कौन से जीवाणु से, एक जीवाणु है जिसका नाम है ई कोलाई। क्या लिखेंगे, ई कोलाई जीवाणु से इसको क्या किया गया था, प्राप्त किया गया था। ई कोलाई जीवाणु, कौन से जीवाणु, ई कोलाई। तो कब प्राप्त किया गया था, 1963 ईस्वी में से ई कोलाई नामक जीवाणु से प्राप्त किया गया था। इसको प्रतिबंधन एंजाइम को पूछ दिया था कि प्रतिबंधन एंजाइम, किसी एक प्रतिबंधन एंजाइम का नाम बताइए। तो वो है तुम्हारा रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या होता है, रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, लिख सकते हो रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। आगे बता दे बच्चों, कह रहा है कि किन्हीं दो किण्वित पेय पदार्थों के नाम बताइए जो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा तैयार किए जाते हैं। एल्कोहल होता है, इसको भी क्या करते हैं, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। गन्ने के रस से प्राप्त किया जाता है किसको, एल्कोहल को। और ऐसे किससे और भी बताना है, जैसे सिरका, सिरका को भी ऐसे क्या किया जाता है, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और भी है, बियर है, टोडी बियर है। तो ये सारी ऐसी चीजें क्या होती हैं, इनको ऐसे क्या किया जाता है, ये किण्वित पेय पदार्थ है। क्या है, किण्वित पेय पदार्थ। तो कह रहा है किन्हीं दो किण्वित पेय पदार्थों के नाम बताना है, तो ऐसे लिख सकते हो एल्कोहल, सिरका, ठीक। फिर कह रहा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम क्या होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम क्या होता है, तो बच्चों ऐसे दंपत्ति जो जिनमें ऐसे क्या होता है, जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं, या जिन महिलाओं में गर्भधारण नहीं हो पाता है, तो ऐसे महिलाओं में किसके द्वारा, आईवीएफ प्रक्रिया के द्वारा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा, आईवीएफ के द्वारा, आईवीएफ प्रक्रिया के माध्यम से पैदा हुए जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो हमारे कहने का मतलब है, पूछ दिया जाता है अक्सर एग्जाम में कि टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम क्या है, इससे आप क्या समझते हो। तो टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम क्या होता है, तो ये ऐसे कपल्स के लिए होता है जिनमें ऐसे क्या होता है, जो ठीक बच्चों को जन्म नहीं दे पाते हैं, या ऐसी महिलाओं जिनमें गर्भ धारण नहीं हो पाता है, गर्भ नहीं रुकता है। तो ऐसी महिलाओं में आधुनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, आधुनिक तरीकों से क्या किया जाता है, गर्भ को धारण करवाया जाता है। तो ये क्या लिखेंगे इसमें कि ऐसे कपल्स जिनमें गर्भ धारण नहीं हो पाता है, उनमें आधुनिक तरीकों से क्या किया जाता है, गर्भ धारण कराया जाता है। और आईवीएफ प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से जो पैदा हुए बच्चे होते हैं उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। और इस तकनीकी को बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम। इसमें क्या किया जाता है बच्चों, ऐसे माँ के गर्भ में नहीं बल्कि मतलब ऐसे लैब में, जो लैब होती है उसमें क्या किया जाता है, गर्भ को तैयार किया जाता है। फिर माँ के गर्भ में क्या किया जाता है, इसको तकनीकी के द्वारा, इसी तकनीकी के द्वारा ऐसे क्या कहता है, उसको धारण कराया जाता है, जिससे क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। इसमें ऐसे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन पहले कराया जाता है, अंड का और स्पर्म का ऐसे फर्टिलाइजेशन कराया जाता है बाहर लैब में। फिर ऐसे क्या होता है, 2 से 3 दिन के बाद ऐसे गर्भ धारण मतलब गर्भ तैयार किया जाता है, भ्रूण तैयार किया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, महिला में गर्भ में उसको धारण कराया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम बोला जाता है। आगे समझते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है कुछ बच्चे।
ठीक, इनको अच्छी तरीके से समझेंगे। आपको हम इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे बायोलॉजी के, कई सारे प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इसके बाद हम आपको सिलेबस पढ़ाएंगे पूरा बायोलॉजी का, कंटेंट से अच्छा प्रोवाइड कराएंगे ना। अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग टाइम है, आगे हम काफी बेहतर करेंगे आप लोगों के लिए ना। तो मोस्ट एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। जैसे पूछा जाता है कि कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है, तो जो कौन सा नाइट्रोजन क्षार है जो डीएनए में उपस्थित नहीं होता है, तो बता दें, तुमको बताया था पिछली क्लास में, बताया है कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये तो क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड क्षारक होते हैं। लेकिन डीएनए में उपस्थित कौन नहीं होता है, तो यूरेसिल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, यूरेसिल। ठीक, और आरएनए जो होता है उसमें ऐसे क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो क्या कहेंगे, कौन सा नाइट्रोजन क्षार कह रहे हैं डीएनए में उपस्थित नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, यूरेसिल नहीं होता है। आगे होता है कि मेंडल ने कह रहा है अपने प्रयोग के लिए कितने विपरीत आर्थी लक्षणों का प्रयोग किया था। तो बता दें बच्चों, इन्होंने, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी लक्षणों का प्रयोग किया था। क्या 7 जोड़ी में से लक्षणों का प्रयोग किया था। उसमें कुछ पौधे थे, कुछ पुष्प थे, कुछ पुष्पों का आकार था। तो ये सारे लक्षण थे ना। जैसे पौधे छोटे थे, नाटे, पुष्प के रंग कैसे थे, सफेद और नल से बैंगनी थे, लिए थे। और क्या लिए थे, पुष्पों का आकार गोल और झुर्रीदार ऐसे बीज लिए थे ना, और बीज भी लिए थे। क्या लिए थे, बीज भी लिए थे ना। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कहता है कि कितने विपरीत आर्थी लक्षणों को शामिल किया था, तो कितने से लक्षण थे, 7 जोड़ी लक्षणों का प्रयोग किया था। कितने, 7 जोड़ी लक्षण थे, लिख सकते हैं। फिर कह रहा है परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। परागकण कह रहा है कि पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं, लेटेस्ट में पूछा भी गया है ना। तो परागकण जो होते हैं ये बच्चों से किसमें मतलब होते हैं, तो ये होते हैं परागधानी में। किसमें, परागधानी में, जिसे मतलब बीजाणुधानी कहते हैं ना। फिर कह रहा है कि यह कह सकते हो परागकोश में, कह रहा है परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं, तो ये किसके अंदर निर्मित होते हैं, परागकोश के अंदर। अब परागकोश में किसमें, ठीक, परागकोश एंथर, किसमें, परागकोश एंथर में। फिर कह रहा है कि परागकणों को पोषण कहां से प्राप्त होता है। तो बच्चों बता दें कि परागकणों को पोषण कहां से प्रदान होता है, टेक्टम से। कहां से, टेक्टम। तो ऐसे परागकणों को पोषण जो होता है कहां से मिलता है, टेक्टम से प्राप्त होता है। टेक्टम किसका पार्ट होता है, लग बीजाणुधानी का टेक्टम एक स्तर होता है, उसी से इसको परागकणों को पोषण मिलता रहता है। आगे समझ रहे हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि परजीवी जंतु किन्हें कहा जाता है। तो बच्चों बता दें कि परजीवी जंतु क्या होते हैं, जैव तकनीकी के द्वारा, किसके द्वारा, जैव तकनीकी के द्वारा जंतु के डीएनए में, जंतु के डीएनए में बाह्य डीएनए को प्रविष्ट करा के नए लक्षणों वाले जंतु क्या किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं, परजीवी जंतु कहते हैं। तो परजीवी जंतु किन्हें कहते हैं, क्या लिखेंगे आप लोग, जैव तकनीक के द्वारा जंतु के डीएनए में बाह्य डीएनए को क्या किया जाता है, प्रविष्ट करा दिया जाता है ना। जो जंतु होते हैं उनमें ऐसा क्या किया जाता है, उनके डीएनए में बाह्य डीएनए को, ठीक, जो बाहर से ठीक अच्छा से जीन वाला डीएनए होता है उसको क्या किया जाता है, प्रविष्ट करा दिया जाता है। प्रविष्ट करा के जो नए लक्षण वाले जो जीव उत्पन्न होते हैं, मतलब उन्हीं को हम क्या कहते हैं, परजीवी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी जंतु कहते हैं। जैसे कि चूहा, परजीवी चूहा होता है, परजीवी गाय होती हैं, सुअर होते हैं, मछलियां होती हैं, ठीक। तो कई सारे उदाहरण लिख सकते हो, सुअर, ठीक, चूहा, परजीवी चूहा, मछली। फिर कह रहा है कि परजीवी जंतु क्या होते हैं, ये परजीवी जंतु, ये परजीवी जंतु होते हैं। परजीवी जंतु क्या होते हैं, ऐसे जंतु या पौधे जो दूसरों पर अपने भोजन के लिए क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। तो क्या हमने बताया कि ऐसे जीव या ऐसे मतलब जंतु या ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, इन्हें क्या कहता है, परजीवी कहा जाता है, पैरासाइट्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स अंतः परजीवी भी होते हैं और बाह्य परजीवी होते हैं। कुछ ऐसे भी परजीवी होते हैं जो अंदर से बाहर रहकर दूसरे जंतुओं से भोजन प्राप्त करते रहते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो शरीर के अंदर रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं। जैसे फीता क्रम होता है, सूत्र क्रम होता है, ठीक। तो ये क्या होते हैं, अंदर रहते हैं, स्कैरिस होता है। तो ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जो शरीर के अंदर रहते हैं, उनसे ठीक मतलब अंदर से ही भोजन प्राप्त करते रहते हैं जीव से।
और कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो जीव शरीर के बाहर रहते हैं, ठीक, जैसे जोक हो गया, क्या होता है, जोक होता है, जुआ होता है, तो ये क्या होते हैं, बाहर रहते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि ऐसे जंतु या पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, या दूसरों पर रहकर ही, ठीक, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, परजीवी जंतु कहा जाता है। क्या कहता है, परजीवी जंतु। जैसे लिख सकते हो जुआ, जोक, ठीक, और तुम्हारा स्कैरिस, ठीक, फीताग्रह। बता दिया कि ये कितने प्रकार के होते हैं, दो, अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी। फिर बच्चों बात करते हैं कि ओपियाइड क्या होता है। ओपियाइड ड्रग क्या होता है, तो बता दें, ऐसे रसायन या दवाएं, क्या लिखेंगे, ऐसे रसायन या दवाएं जो मस्तिष्क के विशिष्ट भाग पर कार्य करती हैं, ठीक, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स ओपियाइड कहा जाता है। क्या कहता है, रिसेप्टर्स ओपियाइड कहते हैं। ऐसे रसायन या दवाएं जो मस्तिष्क के विशिष्ट भाग पर क्या करती है, कार्य करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ओपियाइड कहते हैं, या ड्रग कहा जाता है। क्या कहता है, ड्रग कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं बच्चों, अनिषेक जनित फल क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है दोनों। पूरा इसका हम विस्तृत वर्णन भी तुमको पढ़ाएंगे, सारे ऐसे टॉपिक्स अच्छे से, मतलब ऐसे एक एक ऐसे टॉपिक्स पूरा इसका, ठीक, जितना भी पार्ट होगा सारे पार्ट में तुमको पढ़ाएंगे। तो ये क्या करना है, ये प्रैक्टिस सेट के लिए है केवल, ये प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं कि आप में से इनको क्या कर सकते हो, परीक्षा के टाइम पर मतलब आसानी तरीके से पढ़ सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि अनिषेक जनित फल क्या होते हैं। तो अनिषेक जनित फल क्या होते हैं बच्चों, बता दें कि बिना निषेचन के अंडाशय का फल में परिवर्तित होना। क्या कहेंगे, बिना निषेचन के अंडाशय का फल में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, मतलब इसी को हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनित फल कहते हैं। मतलब इस क्रिया को कहते हैं अनिषेक जनन। तो बिना निषेचन के अंडाशय का फल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है, ठीक। और इससे जो प्राप्त फल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनिषेक जनित फल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक जनित फल कहते हैं। जैसे, ठीक, सेब है, पपीता है, अंगूर है, तो ऐसे क्या होते हैं, मतलब इनमें ऐसे बिना निषेचन के अंडाशय का फल में परिवर्तन होता है, इन्हीं को क्या कहता है, अनिषेक जनित फल बोला जाता है। क्या बोलता है, अनिषेक जनित फल। तो क्या कहेंगे कि बिना निषेचन के अंडाशय का फल में परिवर्तित होना की क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहा जाता है। और इनसे प्राप्त जो फल होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनित फल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक जनित फल कहा जाता है। आगे बता दीजिए बच्चों, अपघटन क्या होता है, अपघटन किसे कहा जाता है, अपघटन क्या होती है प्रक्रिया। तो ये वो रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि कोई भी तत्व जो होता है वो छोटे छोटे भागों में क्या होता है, टूट जाता है। तो अपघटन का मतलब ही होता है टूटना ना। तो इसका मतलब नहीं ऐसे मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, अपघटन मतलब ऐसे। तो ये वो रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व जो होता है ये छोटे छोटे भागों में क्या होता है, टूट जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। जैसे कि कोई जीव शरीर होता है, जब व्यक्ति क्या होता है, मतलब ऐसे मृत जो हो जाता है, मर जाता है, तो उस मृत शरीर का धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में क्या होना, सरल भागों में, सरल अणुओं में क्या होना, टूटना। और यह अपघटन होता है किसकी सहायता से, ये सूक्ष्म जीवों की सहायता से। ये रासायनिक प्रक्रिया जो होती है वो किसकी सहायता से होती है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से होती है। तो इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। तो सूक्ष्म लिखेंगे वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों की सहायता से जो जटिल अणु होते हैं वो धीरे धीरे सरल अणुओं में क्या होते हैं, टूटते हैं। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं अपघटन। क्या कहते हैं, अपघटन कहा जाता है। फिर यही जो होते हैं पारिस्थितिक तंत्र का क्या होते हैं, मतलब हिस्सा बनते हैं। क्या बनते हैं, हमारे इकोसिस्टम का यही हिस्सा बन जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब अपघटन क्या होता है, जो मृत शरीर होता है उसका धीरे धीरे ऐसे क्या होता है, अपघटन होता रहता है। मतलब छोटे छोटे अणुओं में टूटते जाते हैं, मतलब किसकी सहायता से, सूक्ष्म जीवों की सहायता से। तो इसी क्रिया को कहते हैं अपघटन। क्या करता है, अपघटन। अगर हम बात करें बच्चों इसका कार्य क्या होता है, इसका किसका, वर्तिका स्त्री केसर का। तो इसका कार्य होता है पराग प्राप्त करना। क्या करना, पराग। ये देखो सबसे पहले बात करते हैं, स्त्री केसर जो है ये मादा जनन अंग होता है। बताए हैं क्या होता है, स्त्री केसर ये मादा जनन अंग है। पुष्प का बीजांड उत्पादक भाग है। ये क्या है, पुष्प का बीजांड
उत्पादक भाग है जो बीज को तैयार करता है, ठीक। तो बीजांड उत्पादक भाग होता है ये। इसका कार्य क्या होता है तुमको बता दें, पराग प्राप्त करना और बीज उत्पन्न करना। क्या होता है इसका कार्य? पराग प्राप्त करना और बीज उत्पन्न करना। तो बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक, और सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा ना। तो फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, मजेदार वीडियो में। फिर तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।